सुप्रभात सभी को। पिछली क्लासेस में हम देख रहे थे कि गुप्त काल अर्थात 300 एना डोमिनी से लेकर 550 एना डोमिनी के मध्य के कालखंड में छोटे छोटे वंश जिसमें परिव्राजक, उच्चकल्प, पांडुवंश, औलिकर, वाकाटक और जो प्रमुख वंश था वो था गुप्त वंश। ये 6 वंश हुए थे गुप्त काल में। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। मैंने बताया था कि इस कालखंड में भारतीय इतिहास के शिक्षा, साहित्य और संस्कृति और स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ। गुप्त काल के जो राजा थे उन्होंने शिक्षा और साहित्य का संरक्षण किया। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त प्रथम ने की थी और अनेक कवि जिसमें हरिसेन के बारे में मैंने बताया था कि इन लोगों का संरक्षण किया था। धर्म का भी संरक्षण किया था। हम आगे देखेंगे कि कैसे गुप्त वंश के राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। इनकी जो प्रमुख स्थापत्य कला है वो मंदिरों में दिखाई देती है। जो गुप्त काल था जिसमें जो 6 वंश हुए उनसे संबंधित कुछ इतिहास में साक्ष्य मिले हुए हैं, तो उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। जो गुप्तकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें प्रमुख है वो है इलाहाबाद का स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ में जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था कि जो समुद्रगुप्त थे उनके विजय अभियानों का उल्लेख है किसमें? इलाहाबाद स्तंभ में। और उसमें मध्य प्रदेश से संबंध यह उल्लेख आता है कि जो मध्य प्रदेश की खरपरीक जो कि बटियागढ़ दमोह वाले क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है और सनकादिक जनजाति, इनके संबंध में समुद्रगुप्त का विजय अभियानों में क्या योगदान है इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। और इलाहाबाद स्तंभ में जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई, जिस लेख की रचना करवाई है वो किसने करवाई थी? कवि हरिसेन ने, ठीक है। जो दूसरा है वो है खोयग्राम के ताम्रपत्र। मैंने 2 वंशों के बारे में पढ़ाया था जिसमें एक था उच्चकल्प और दूसरा था परिव्राजक वंश। परिव्राजक वंश में राजा हुए थे हस्ती और संक्षोभ, और जो उच्चकल्प के राजा थे वो कौन थे? सर्वनाथ और जयनाथ। मैंने एक बात और बताई थी कि जो उचेहरा किसकी राजधानी थी? उच्चकल्प की, या हम कहें उचेहरा का पुराना नाम ही उच्चकल्प था। और जो परिव्राजक वंश के राजा थे उनकी राजधानी क्षेत्र क्या थी? नागौर। तो दोनों के बारे में जो उल्लेख मिलता है, साक्ष्य मिलता है, वो किसमें मिलता है? खोयग्राम के ताम्रपत्र में। और इसी में ये कहा गया है कि जो परिव्राजक राजा थे हस्ती, वो गुप्त वंश के राजाओं के सामंत थे। और इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने 18 वन राज्यों को पराजित किया, जिसमें से एक जो क्षेत्र था वो था डावाल, जिसकी राजधानी थी त्रिपुरी। विंध्याचल वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र को कहा जाता था डावाल, जिसकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। तो 18 वन राज्यों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। उसमें से एक जो था अन्य, वो कौन सा था? डावाल क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया खोयग्राम ताम्रपत्र सतना से प्राप्त हुआ है। उसमें इस बात का साक्ष्य मिलता है राजा हस्तिन के बारे में। उसके अलावा जो गुप्तकालीन सिक्के हैं उन्हें कहा जाता था काय। गुप्तकालीन सिक्कों को जो कहा जाता था काय, जो आहत सिक्के होते थे उन्हें बोला जाता था काय। और इनके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो विदिशा एवं साकोर जो कि दमोह हटा क्षेत्र में स्थित है, उससे हमें गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन क्षेत्रों से, विदिशा और साकोर क्षेत्र से हमें गुप्तकालीन सिक्के काय प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा चित्रकला के संबंध में जो साक्ष्य मिला है वो मिला है बाघ की गुफाओं में। बाघ की गुफाएं जो कि बाघ नदी धार में जिले में स्थित हैं, और इनकी तुलना की जाती है अजंता की गुफाओं से। जो बाघ की गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन गुफाएं हैं, और इनकी तुलना जिन गुफाओं से की जाती है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। लेकिन वर्तमान में औरंगाबाद का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो अजंता गुफाओं के समान जो चित्र हैं वो कहाँ पे पाए गए हैं? बाघ की गुफाओं में, धार जिले में। तो ठीक है, ये तो हो गए साक्ष्यों के बारे में। इसके अलावा और भी छोटे छोटे साक्ष्य मिले हैं जिसमें भूमरा शिला स्तंभ, इन सब के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उसके अलावा जो बचे हुए थे उनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इन्होंने संस्कृति का संरक्षण किया, धर्म का संरक्षण किया। प्रमुख रूप से वैष्णव धर्म के उपासक थे या शैव धर्म के उपासक थे, जिसमें शैव धर्म के उपासक जो थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे, माता पार्वती की पूजा करते थे, और जो वैष्णव उपासक थे वो विष्णु की पूजा करते थे। तो गुप्त काल के जो मंदिर हैं वो
या तो भगवान शिव को समर्पित हैं, या माता पार्वती को समर्पित हैं, या भगवान विष्णु को समर्पित हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें सबसे पहला है तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा जबलपुर कटनी मार्ग पर स्थित है। जबलपुर में तिगवा का विष्णु मंदिर है। दूसरा जो विष्णु मंदिर है वो है एरण। एरण है जो बीना नदी के तट पर स्थित है सागर में, और यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है एरण में। तो तिगवा में और एरण में विष्णु मंदिर है। जो दो शिव मंदिर हैं वो है भूमरा महादेव मंदिर और खोए ग्राम का शिव मंदिर, दोनों हैं सतना वाले क्षेत्र में। मैंने बताया था कि जो परिव्राजक वंश और उच्चकल्प वंश दोनों के राज्यों की सीमा निर्धारित करने वाला जो शिला स्तंभ था वो था भूमरा शिला स्तंभ। तो भूमरा महादेव मंदिर भूमरा में और खोए ग्राम का शिव मंदिर नागौद में, दोनों सतना में स्थित हैं। तो ये दोनों शिव मंदिर हैं और तिगवा और एरण का है विष्णु मंदिर। इसके अलावा नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो कि अजयगढ़ तहसील है पन्ना में, वहां पर स्थित है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। और इसके अलावा बौद्ध मंदिर सांची रायसेन में स्थित है। तो ये तो हो गई गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में, ये हो गए गुप्तकालीन साक्ष्यों के बारे में। इसके बाद गुप्तकालीन अभिलेखों के बारे में, जिसमें मंदसौर अभिलेख, तमैन अभिलेख अशोकनगर में स्थित है, वीरसेन साफ का अभिलेख, उदयगिरी का अभिलेख, सांची का अभिलेख, एरण का अभिलेख, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं गुप्तकालीन अभिलेखों के बारे में। मैंने आपको बताया था कि दसपुर में जो कि प्राचीन नाम था किसका, मंदसौर का, तो मंदसौर अर्थात दसपुर में कुमारगुप्त द्वितीय के समय वहाँ के तंतुवार समुदायों ने धन एकत्रित कर एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे कहते हैं सूर्य मंदिर, और यह शिवना नदी के तट पर स्थित है। तो इस बात का उल्लेख है वो जिस अभिलेख में मिलता है वो है दसपुर अभिलेख, जो कि कहाँ पर स्थित है, मंदसौर में। और यह संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि कुमारगुप्त द्वितीय के समय दसपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इसी अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे, औलिकर वंश के यशोधर्मन के बारे में, जो सबसे प्रतापी राजा हुए औलिकर वंश के। यशोधर्मन को इसी अभिलेख में नरोधिपति, सम्राट, परमेश्वर, इस तरह की उपाधि भी दी गई है। दूसरा अभिलेख है वो है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख जो सागर में स्थित है बीना नदी के तट पर। जो एरण है वो गुप्त काल में सौभोग नगर कहलाता था, अर्थात एरण का जो गुप्तकालीन नाम है वो कौन सा है, सौभोग नगर। सौभोग का अर्थ ही है कि इसकी जो स्थिति थी इस तरह से थी एरण की कि इसकी जो दूसरे राज्यों पर या तत्कालीन दूसरे क्षेत्रों पर इसकी निर्भरता बहुत कम थी, इसलिए इसको कहा जाता था सौभोग नगर। एरण का गुप्तकालीन नाम था सौभोग नगर। और इन अभिलेख में बुद्धगुप्त और भानुगुप्त के सामंतों का उल्लेख है। बुद्धगुप्त का जो सामंत था मात्र विष्णु, और हम जब पढ़ेंगे एरण अभिलेख में तो उसमें देखते हैं कि मात्र विष्णु का छोटा भाई था धान्य विष्णु, और वो हूण शासक तोरमाड़ के अधीन था। इस बात का उल्लेख किस में मिलता है, एरण अभिलेख में। दूसरी बात, भानुगुप्त का सामंत था गोपीराज, और जो हूण शासक तोरमाड़ के विरुद्ध युद्ध लड़ा था 510 ईस्वी में, जो कौन था, एक हूण शासक था तोरमाड़, उसको पराजित किया था भानुगुप्त ने, किसकी मदद से, गोपीराज। और जो गोपीराज शहीद हुए थे तो उनकी पत्नी को सती किया गया था। इस बात का उल्लेख यहाँ पे मिलता है, इसलिए मैंने बताया था कि जो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख है वो भी इसी से संबंधित है, भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, अब जो तीसरा अभिलेख है वो है वीरसेन साप गुफा अभिलेख। वीरसेन साप गुफा अभिलेख है वो उदयगिरी विदिशा में स्थित है। याद रखना, उदयगिरी अभिलेख और उदयगिरी दोनों अलग अलग हैं, उदयगिरी की गुफाएं भी अलग हैं। तो वीरसेन साप गुफा अभिलेख है वो उदयगिरी विदिशा में स्थित है, और एक किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो मंत्री थे वो थे वीरसेन साप, और इनके जो सेनाधिकारी थे वो थे आर्म कारदाव, और इनके जो सामंत थे वो थे सनकादिक महाराज। तो इन तीनों का उल्लेख किस में मिलता है, वीरसेन साप गुफा अभिलेख। और इस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन का स्वामी बताया गया है। किस अभिलेख में, वीरसेन साप गुफा अभिलेख। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो मंत्री थे वो थे वीरसेन, और इनके जो सैन्य अधिकारी थे या सेनापति थे तो वो कौन थे, आर्म कारदाव, और जो सामंत थे वो थे सनकादिक महाराज। इस बात का उल्लेख किसमें मिलता है, वीरसेन साप गुफा अभिलेख। इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन का स्वामी बताया गया है।
ठीक है। जो चौथा अभिलेख है वो है उदयगिरी अभिलेख। उदयगिरी रायसेन में स्थित है। इसमें ऐसा उल्लेख है कि शंकर नाम का कोई व्यक्ति था, उसके द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई थी। किस क्षेत्र में? उदयगिरी क्षेत्र में। और जो अगला अभिलेख है वो है सांची अभिलेख। सांची अर्थात रायसेन में स्थित है। और इसमें ऐसा कहा गया है कि एक सनासिद्ध थे, जो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो सनासिद्ध की जो पत्नी थी वो थी हरिस्वामिनी। तो हरिस्वामिनी द्वारा काकनाद बाट, जो कि सांची का गुप्तकालीन नाम है, प्राचीन काल नाम क्या है? काकनाद बाट। मैं पहले भी बता चुका हूँ और इससे संबंधित एक प्रश्न भी आ चुका है, कम्युनिटी सेक्शन मैंने टैग किया था। तो इसमें उल्लेख है, किसमें? सांची अभिलेख में उल्लेख है कि सनासिद्ध की जो पत्नी थी हरिस्वामिनी, उन्होंने काकनाद बांट में अर्थात सांची में एक आर्य संघ को धन दान देने का उल्लेख है। किसमें? सांची अभिलेख में। और जो अंतिम अभिलेख है गुप्त काल से संबंधित वो है तुमैन अभिलेख। तुमैन स्तूप जो अशोक से संबंधित थे, और तुमैन अभिलेख है वो किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। तुमैन अभिलेख अशोकनगर में स्थित है और इसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की संज्ञा दी गई है। यह प्रश्न आ चुका है कि किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की संज्ञा दी गई है। जिस तरह से सूर्य हमें शरद ऋतु में हमें ठंड से बचाता है, उसी तरह कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की संज्ञा दी गई थी। और कुमारगुप्त ही वो शासक हैं जिनके समय में प्रथम हूण शासकों का आक्रमण हुआ था, और इन्हीं ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस बात को याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। इन्हीं के समय सबसे पहले हूणों का आक्रमण हुआ था। हूण जो कि मध्य एशिया की एक बंजारा जनजाति थी, और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें प्रमुख जो शासक थे वो थे तोरमाण और मेहरकोल। ठीक है, ये तो होता है हमारे गुप्तकाल के बारे में, जो अभिलेख हैं उनके बारे में। ठीक है, अब जो अंतिम क्लास होगी उसमें होगा परवर्ती गुप्त काल के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था कि मौर्य काल, तो मौर्य उत्तर काल, जो मौर्यों के बाद आया वो मौर्य उत्तर काल कहलाया। और इसी तरह से जो गुप्तों के बाद या गुप्त काल के बाद जो काल आया उसे कहा गया गुप्तोत्तर काल। गुप्त के बाद वाला काल, या उसी को कहा जाता था परवर्ती गुप्त काल। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अपलोड करने में काफ़ी विलम्ब हो गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।